सो गुड आफ्टरनून गाइस। और आज आपको ये वीडियो लेट मिल रहा है। एक्चुअली कल मुझे घर के काम से बाहर जाना पड़ा तो वीडियो बनाने का टाइम मिल नहीं पाया, लेकिन मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी। अब मैं कम्युनिटी पोस्ट पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो आधे स्टूडेंट को पता लगता है, आधों को पता नहीं लगता। तो मैंने क्या किया, मॉर्निंग में वीकली का वीडियो डाल दिया था, उसका थंबनेल ये वाला बना दिया था, ताकि जब आप उसको ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आज वीडियो क्यों नहीं आया और कब तक मिल जाएगा। तो अगर आपने वीडियो का वेट किया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये रहा आज का वीडियो आपके सामने। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? तो आंसर होगा पैट कमिंस को। तो अभी विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया पुरुषों में, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को। वहीं अगर हम महिलाओं में बात करेंगे तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया महिलाओं में किसे? नेट साइवर ब्रंट को। ये इंग्लैंड की है और ये सम्मान पाने वाली वो इंग्लैंड की पहली महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं, तो इनका नाम ध्यान में रखना है। अच्छा, ये तो हमने बात की विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की। इसके अलावा विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो हैली मैथ्यूज को चुना गया, ये वेस्ट इंडीज की है। वहीं विजडन लीडिंग टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया ट्रेविस हेड को, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो 4 अवार्ड हमने देख लिए, तो इन चारों के नाम याद रखना, क्योंकि ये चारों प्लेयर्स को विजडन पत्रिका के द्वारा लीडिंग क्रिकेटर चुना गया है। अब इनके अलावा विजडन ने टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की लिस्ट भी जारी की है। वो 5 के नाम भी मैं आपको बता दूं। एक हैरी ब्रुक है, वो इंग्लैंड से है। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया से है। मार्क वुड इंग्लैंड से हैं। मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया से हैं और एशले गार्डनर ये ऑस्ट्रेलिया की है। और इन 5 में आप देखोगे तो ये एक महिला है। अच्छा, विजडन हम कर रहे हैं, ये विजडन है क्या? तो इसका पूरा नाम है विजडन क्रिकेटर अल्मानेक, जिसे शॉर्ट में विजडन पत्रिका कहते हैं। ये ब्रिटेन से सालाना प्रकाशित होने वाली एक क्रिकेट मैगजीन है। इसकी शुरुआत 1889 में होती है और इसे क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है, तो ये लाइन भी याद रखना। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो 9 क्रिकेटरों के नाम हमने देखे। अगर नीचे वाले 5 अगर आपको याद भी नहीं रहते हैं ना, तो ऊपर वाले 4 तो आप जरूर से याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहीं पे 2 अवार्ड मैं आपको और बताऊंगा जो कि आईसीसी ने दिए थे 2023 के लिए। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, यानी कि आप कह सकते हो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो आंसर होगा पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। वहीं 2023 के लिए राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड, यानी कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? नेट साइवर को, वो इंग्लैंड से हैं। तो ये भी नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा दूसरा स्थान। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। किसने जारी किया है? स्विट्जरलैंड की एक संस्था है अर्थ एक्शन नाम से, उसने इस रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट में बताया कि प्लास्टिक कचरे का उत्पादन बढ़ गया है, और कितना बढ़ गया है? 7.11%, यानी कि 2011 के बाद 7.11% की वृद्धि देखी गई है। अच्छा, प्लास्टिक कचरे बढ़ने का मतलब क्या हो गया? हम प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण से ये बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्तमान में 2024 में पूरे विश्व में 220 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन हुआ है, जिसमें अगर भारत की बात करेंगे तो 7.4 मिलियन टन का उत्पादन केवल भारत ने किया है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दुनिया में जितनी भी प्लास्टिक वेस्ट है उसके 60% के लिए केवल 12 देश जिम्मेदार हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। जिसमें पहले स्थान पे चाइना को रखा तो दूसरे स्थान पे भारत को रखा है। और ये बताया गया कि भारत में पूरे साल भर में प्रति व्यक्ति कितना प्लास्टिक वेस्ट उत्पादन करता है? 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, इतना उत्पादन होता है भारत में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, ये पूरे विश्व में सबसे कम है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि भारत सबसे ज्यादा या दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरे का उत्पादन कर रहा है चाइना के बाद। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है भैया क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है ना। प्रति व्यक्ति जरूर हम कम कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण ओवरऑल वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करें कि प्रति व्यक्ति प्लास्टिक वेस्ट उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में हो रहा है, तो बेल्जियम में। कितना है? 147.7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। अब आप देखो हमारा तो कितना है? 8 किलोग्राम। एक व्यक्ति कितना उत्पादन कर रहा है प्लास्टिक कचरे का एक साल में? मात्र 8 किलोग्राम। और यहाँ पे 147.7 किलोग्राम। कहाँ पे? बेल्जियम में। और ये भी ध्यान रखना
कि वेस्ट मिसमैनेजमेंट इंडेक्स में यानी कि कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक में टॉप पर कौन है, तो इरिट्रिया है। यहाँ पे टॉप पे होने का मतलब है इसका मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं है प्लास्टिक कचरे को लेकर के। और सबसे लास्ट में बरमूडा है, यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है। अब यहाँ पे एक टर्म हमने देखी, प्लास्टिक ओवरशूट डे। तो ये दिवस हम कब मनाते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस दिवस को आपको समझना पड़ेगा। देखो तो ऐसे समझो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। ये उस वर्ष का वो बिंदु होता है या वो दिन होता है जब पूरे विश्व में प्लास्टिक कचरे के उत्पादन की मात्रा वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता से जिस दिन ज्यादा हो जाती है उस दिन को हम प्लास्टिक ओवरशूट डे के रूप में मनाते हैं। मतलब उदाहरण से मैं आपको समझाऊं तो हमने कहा कि भैया हम 1 टन प्लास्टिक कचरे का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उस वर्ष जिस दिन हमारा प्लास्टिक कचरे का उत्पादन 1 टन से ज्यादा हो जाएगा वही दिन होगा प्लास्टिक ओवरशूट डे। क्योंकि हमने कहा 1 टन तक का तो हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं कर सकते। तो जिस दिन हमारा उत्पादन 1 टन के बराबर हो जाएगा वो हमारा प्लास्टिक ओवरशूट डे कहलाएगा। क्योंकि उसके बाद जो भी उत्पादन होगा उसका मैनेजमेंट हम नहीं कर पाएंगे, वो हमारी क्षमता में नहीं आ रहा। समझ में आ गया? सिंपल सा समझाया मैंने आपको। तो इस साल किस दिन पड़ेगा ये दिन, प्लास्टिक ओवरशूट डे कब होगा? विश्व में होगा ये 5 सितंबर को और भारत में 23 अप्रैल को मना रहे हैं। वैसे 23 अप्रैल आप जानते हो एक दिवस हम मनाते हैं, बुक्स एंड कॉपीराइट डे। ये अच्छा इंपॉर्टेंट डे है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इसको भी ध्यान में रखना। अब तो इस दिन इस वर्ष 2 दिन हो गए हमारे, ध्यान रखना। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और दिवस मैं आपको याद दिलाऊंगा, अर्थ ओवरशूट डे भी होता है। और ये उस दिन मनाया जाता है जिस दिन मानव उपभोग उन संसाधनों से अधिक हो जाता है जिन्हें प्रकृति पुनर्जीवित कर सकती है। तो वो होता है अर्थ ओवरशूट डे। 2024 में ये हम मना रहे हैं 25 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी मैंने आपको जानकारी दी है, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, इनको ध्यान में रखना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में न्यूज़ वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अमेरिका की मशहूर वीकली मैगजीन है ये न्यूज़ वीक, और अभी इसके कवर पेज पर छपने वाले या नजर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये दूसरे बने हैं, तो फिर पहले कौन थे? तो पहले थी इंदिरा गांधी। 1966 में इस मैगजीन के कवर पर वो छापी गई थी या नजर आई थी। और इस इंटरव्यू में मोदी जी ने चाइना और पाकिस्तान पर खुलकर बात की है, साथ ही भारत के भविष्य के रोड मैप पर भी बात की है। अच्छा, अमेरिका की एक और मैगजीन के बारे में आपने काफी बार सुना होगा, टाइम्स मैगजीन। आपको याद होगा अभी दिसंबर में ही हमने पढ़ा था टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था किसे? टेलर स्विफ्ट को। और टाइम्स पावर आइकॉन 2024 का अवार्ड किससे मिला? ये तो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है हमारा, 2024 में ही पढ़ा। आंसर होगा विजय जैन को। तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं सिंगापुर के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो आंसर होगा लॉरेंस वोंग। तो वर्तमान में अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है भैया? ली सीन लूंग है, पर वे अभी 15 मई 2024 को इस्तीफा दे रहे हैं। और फिर अभी जो डेप्यूटी पीएम उप प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग, वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस तरह से वो सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो वर्तमान में यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं जो अब इस्तीफा देंगे, ली सीन लूंग इनका नाम है। ये 2004 से यहाँ पे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री बने थे ये। और ये सभी जितने भी अभी तक यहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं ना, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये सभी एक ही पार्टी से हैं। पार्टी का नाम है पीपुल्स एक्शन पार्टी। अब बात सिंगापुर की है तो ये रहा मैप में सिंगापुर। कैपिटल सिंगापुर सिटी हो गई, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट भी अभी नए बने थे, पिछले साल ही बने थे। इनका नाम याद होगा आपको, थर्मन षणमुगरत्नम इनका नाम है। और सिंगापुर में एक बड़ा फेमस एयरपोर्ट आपको मिलेगा, चांगी एयरपोर्ट। ये बड़ा न्यूज़ में रहता है क्योंकि एक तो सबसे ऊंचा आर्टिफिशियल वाटरफॉल आपको यहाँ पे मिलेगा। और अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2023 इसको चुना गया था, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी दिसंबर में ही हमने पढ़ा था एक भारतीय मूल की उपन्यासकार है मीरा चंद, उनका सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार मिला था। और कुछ समय पहले ही इसरो ने अपने PSLV C55 रॉकेट से सिंगापुर के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था। उस सैटेलाइट का नाम याद रखना टेलियोस 2 है। और ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, मैंने आपको बताया भी था। तो सिंगापुर से ये सारे पॉइंट आपके न्यूज़ में रहे थे, ध्यान में रखना। और वैसे जब भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स वाला, खासतौर पे प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट वाला प्रश्न आता है, उस साल के सारे अपॉइंटमेंट मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ।
लेकिन आज मैं आपको रिवाइज नहीं कर क्योंकि आज मेरे पास समय कम है, क्योंकि अभी आपका ये वीडियो जैसे बना करके निपटूंगा मुझे कल के लिए भी तैयारी करनी है। लेकिन आप चिंता मत करो, कल के वीडियो में मैं आपको जरूर रिवाइज कराऊंगा सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो अभी 2024 में हमने पढ़े हैं। तो फिर अभी बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा पेरिस में। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन की, जो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुआ। और क्यों हुआ? तो सूडान में सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, काफी समय से चल रहा है। तो वहां पे शांति स्थापित करने के लिए इसका आयोजन हुआ है। और आपको याद हो तो इसी गृह युद्ध में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए हमने एक ऑपरेशन भी चलाया था। याद है कि आपको उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑपरेशन कावेरी, उसका नाम है, याद रखना। और इसी गृह युद्ध के कारण आपको याद होगा इससे अलग होकर के एक नया देश भी बना था जिसे हम साउथ सूडान कहते हैं। और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नवीनतम देश भी है। और यूं भी कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे नवीनतम सदस्य देश भी यही है। साउथ सूडान 193 नंबर का है। साउथ सूडान की कैपिटल क्या होती है? जुबा होती है, जबकि सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तुम है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, आपको याद होगा वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का भी आयोजन हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में। एक वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये हुई थी नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई थी ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। और इसमें चीफ गेस्ट आपको याद है कौन है? ग्रीस के प्रधानमंत्री थे, किर्याकोस मित्सोताकिस उनका नाम है। वहीं बात करें पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट, ये हुआ गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 हुआ था दुबई में। और भारत, याद रखना ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में। और इसका कौन सा सेशन या संस्करण होगा? 46 नंबर का। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था ये गांधीनगर में। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भी अभी फरीदाबाद में हुआ था। और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन ये भी हुआ था नासिक में। यहाँ पे 10-11 इंपॉर्टेंट समिट मैंने आपको रिवाइज करा, ये सारे 2024 वाले हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से लेकर 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष पर्यावरण की हानि कहाँ पे हुई है, यानी कि कमी कहाँ पे आई है? तो इसका तो उत्तर होगा असम में। तो रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट। इसमें क्या बताया? इसमें बताया कि 2001 से लेकर 2023 के बीच में भारत में फॉरेस्ट कवर जो है, वृक्ष आवरण जो है, उसमें 2.33 मिलियन हेक्टेयर की कमी हुई है। और ये जो कमी हुई है ये कुल फॉरेस्ट आवरण का, फॉरेस्ट कवर का 6% है, मतलब 6% कमी आई है। और ये भी बताया गया कि ये जो कमी आई है इसमें से 60% कमी तो केवल 5 राज्यों में ही हो गई है। और उन 5 में भी सर्वाधिक कमी असम में आई है, फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सारे के सारे आपके उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। तो ये रिपोर्ट थी, ये मैंने आपको बता दी इसके पॉइंट्स, इनको ध्यान में रखना। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा एक रिपोर्ट मैंने आपको कई बार रिपीट करवाई है। उस रिपोर्ट का नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। अब ये होमवर्क प्रश्न है आपका। ये जो रिपोर्ट है ये देहरादून से जारी होती है, आपको बताया था हर 2 साल में जारी होती है, जिसकी शुरुआत होती है 1987 में। अभी लेटेस्ट ये रिपोर्ट आई थी, तो उसमें 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो बताना कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में वृद्धि ये किस राज्य में देखी गई, परसेंटेज वाइज वृद्धि ये किस राज्य में देखी गई, ये बताओ आप। और अगर आपको नहीं पता उत्तर तो इसका मतलब साफ समझ लेना कि आप आगे तो बढ़ते जा रहे हो डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हो। और अगर ऐसी बात है तो क्या फायदा फिर करंट अफेयर्स पढ़ने का या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का जिसमें आप पीछे का पढ़ा हुआ भूलते जा रहे हो। और ये क्यों हो रहा है उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि आप टाइम टू टाइम समय के साथ रिपीट नहीं कर रहे हो, चीजों को रिवीजन नहीं कर रहे हो। बाकी सब्जेक्ट्स का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपकी रिवीजन वाली क्लास तक चालू कर रखी है कि आप खुद से अगर रिपीट नहीं कर पाओ, रिवीजन नहीं कर पाओ समय के साथ, खुद नोट्स नहीं बना पाते हो, समय नहीं निकाल पाते हो, तो चलो मैं आपका रिवीजन करवाता हूँ। मात्र 10 से 11 मिनट में आपका रिवीजन कराता हूँ। आप खुद से रिवीजन करोगे तब भी समय देना पड़ेगा, नोट्स वगैरह सब तैयार करने पड़ेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता, ऐसा रेगुलर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज कर लिया कल नहीं करा, फिर परसों कर लिया, फिर परसों शादी में चल गए, फिर ये हो गया वो हो गया, मेहमान आ गए। नहीं, करना ही पड़ेगा डेली। डेली नहाते हो ना, डेली खाना खाते हो ना, चाहे मेहमान आ जाए, चाहे कहीं जाना हो, चाहे नहीं जाना हो, करते हो ना, तो ये भी करना पड़ेगा। तो आप रिविजन वाली क्लास जरूर देखें,
ताकि फिर ये वाली बात ना हो कि आगे का पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए अभी कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो आंसर होगा CDP सुरक्षा। तो याद रखना, अभी केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम है ये CDP सुरक्षा। यहाँ पे CDP का मतलब हो गया क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है और इसके थ्रू बागवानी किसानों के अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी। और अभी इसके लिए 4 बैंकों के साथ एग्रीमेंट भी किया गया है। वो 4 बैंक कौन कौन से हैं? HDFC बैंक, ICICI बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बागवानी फसलों के लिए कौन सा कल्चर है, तो आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। अंगूर के लिए वर्टिकल्चर। केचुआ जिसे अर्थवर्म कहते हैं, किसानों का दोस्त, इसके लिए है वर्मिकल्चर। रेशम कीट के लिए है सेरिकल्चर। मछली पालन के लिए है पीसीकल्चर। उसी तरह मधुमक्खी पालन के लिए होता है एपीकल्चर। और आपको याद हो तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य ने शुरू किया था? तो आंसर होगा हरियाणा ने। और पूछे कि स्वर्ण क्रांति, इसका संबंध किससे है? बागवानी और शहद से। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लोंगटे यूलो त्योहार ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो नीशी जनजाति होती है उनके द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। नाम है लोंगटे यूलो त्योहार। और उनके द्वारा जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा त्योहार है ये एक आदिवासी त्योहार है। और आप कह सकते हो ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें जानवरों की बलि नहीं दी जाती है, वरना वो जितने भी त्योहार मनाते हैं उसमें किसी न किसी जानवर की बलि दी जाती है। ये अप्रैल में वसंत ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। नाम है लोंगटे यूलो त्योहार। अब वैसे तो जब भी फेयर एंड फेस्टिवल त्योहारों का प्रश्न आता है, कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आज मैं आपको ले चलता हूँ अरुणाचल प्रदेश में। देखो, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? ईटानगर होती है। गवर्नर हैं KT पटनायक और मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। यहाँ का राजकीय पशु मिथुन हो गया या गयाल बोलते हैं। पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और फूल है द्रौपदी माला और वृक्ष है होलांग। यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क मिल जाएगा, मॉलिंग नेशनल पार्क मिल जाएगा, पक्के पागा टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय की भूमि भारत में किसको कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को ही कहते हैं, जबकि विश्व में जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। और भारत में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी आपको यहीं पे मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। कितनी है? 17 है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 17 लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको बोमडिला दर्रा मिल जाएगा, दीफू दर्रा मिलेगा, दिहांग दर्रा हो गया, दर्रा मतलब माउंटेन पास, योंगयाप दर्रा आपको यहीं पे मिलेगा। और अगर पूछे ना कि देश की पहली ऑयल पाम संस्करण इकाई ये कहाँ पे शुरू की गई, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में। कुछ और यहाँ के महोत्सव अगर हम देखें तो सोलांग फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, सियांग नदी महोत्सव मनाया गया, गोरसम कोर उत्सव यहाँ पे मनाया गया, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, चचिन चराई महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। और ये जो नीशी जनजाति हम पढ़ रहे हैं, अभी इनके कुछ उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको GI टैग भी मिला था, जैसे कि नीशी कपड़ा हो गया, उसी तरह से खामती कपड़ा हो गया, मोनपा कपड़ा हो गया, सिगफो चाय हो गया, वांचो लकड़ी शिल्प हो गया, आदि केकिर जो कि एक तरह का अदरक है उसको GI टैग मिला था, यहाँ के याक चुरपी को GI टैग मिला था। यहाँ पे मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना भी शुरू हुई थी। अभी आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बन गया कौन सा? बिचोम। उससे पहले 26वां बना था केई पन्योर। और देश का पहला फिश म्यूजियम ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश में ही। अरुणाचल प्रदेश के भी राज्य तितली बनी थी केसर हिंद। और अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया था। तो अरुणाचल प्रदेश से ये सारे पॉइंट्स होते हैं, इनको ध्यान में रखना। और मैप में अगर आप देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है ना, पूर्व नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जितने भी हैं उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश का ही है। इसकी सीमा 2 देशों से लगती है, एक तो चीन और एक म्यांमार से। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपको यहीं पे मिलेगा जिसे कहते हैं किबिथू, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। शून्य घाटी यानी कि जीरो वैली यहीं पर है। तो ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा रश्मि कुमारी ने। तो हम बात कर रहे हैं नेशनल वुमेन कैरम चैंपियनशिप की, और ये कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में। इस बार इसका 51वां संस्करण हुआ। इसमें महिलाओं में तो विजेता रही है रश्मि कुमारी और इन्होंने 12वीं बार ये राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है। वहीं पुरुषों में विजेता रहे के श्रीनिवासन। अच्छा, रश्मि से एक और रश्मि का नाम आपको याद आएगा, रश्मि शुक्ला का नाम, IPS रश्मि शुक्ला।
महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी थी ये। तो इस प्रश्न से तो रश्मि कुमारी का नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में नेपाल में यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए अभी ई सेवा और HAN पोखरा से किसने समझौता किया? तो आंसर होगा फोन पे। आपको याद है, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि हमारा जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये ऑलरेडी नेपाल में लॉन्च किया जा चुका है। या यूं कहूं कि सबसे पहले किस देश में इसको लॉन्च किया गया था, तो वो नेपाल ही था। और अभी फोन पे ने नेपाल में यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए HAN पोखरा और ई सेवा के साथ समझौता किया। और ऐसा क्यों किया? तो नेपाल में फोन पे से यूपीआई पेमेंट आप कर सको, इसी के लिए ये समझौता किया गया। जैसे हम भारत में फोन पे को यूज करके ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर देते हैं क्या, उसी तरह से जब भी आप नेपाल में जाओगे और आपके मोबाइल में फोन पे होगा तो वहां पे भी आप पेमेंट कर पाओगे। उसी तरह से आपको याद हो तो फोन पे ने अभी एक देश के पे नाउ के साथ समझौता किया था क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए, कि आप यहाँ से बैठे बैठे फोन पे से वहां पे आप पैसा ट्रांसफर कर सको। तो वो देश कौन सा है? सिंगापुर है। अभी वैसे फोन पे ने गूगल और एप्पल प्ले स्टोर को टक्कर देने के लिए अपना एक ऐप स्टोर भी लॉन्च किया था इंडस नाम से, याद होगा। अभी वैसे लेटेस्ट अगर आपको न्यूज़ दूं तो फ्रांस में भी यूपीआई लॉन्च कर दिया गया। उससे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, यहाँ सब यूपीआई हमने लॉन्च किया। अगर मैं पूछूं यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा था? पेटीएम पेमेंट बैंक था। हालांकि ये अभी खत्म हो गया, लेकिन प्रश्न तो फिर भी बनेगा। और भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था किसने? हिताची कंपनी ने। ये जापान की कंपनी है। यहाँ पे मतलब एटीएम से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है, यूपीआई से निकल जाएंगे पैसे। और रिलायंस जियो यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना था, ये ध्यान रखना। तो गाइज ये था आज का करंट अफेयर्स का सेशन। वैसे आज का सेशन लेट जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी अगर पसंद आया, और आप नोटिस करेंगे जब भी मैं किसी कारणवश लेट हो जाता हूं तो मैं आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करता हूं, चाहे सुबह, चाहे दिन में, चाहे शाम को या रात तक भी। 10 बजे, रात में 10 बजे भी ये मैंने देखा है। एक बार मैंने वीडियो अपलोड किया था। मैं चाहता तो डबल मेहनत न करके दूसरे दिन वीडियो अपलोड करता, थोड़े क्वेश्चन उसमें बड़ा करके डेट लिख देता दोनों दिन की एक साथ, जो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से चैनल्स पे किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ उसमें, क्योंकि एक ही वीडियो बना दूंगा तो मेरे को भी आसानी रहती है। दूसरे दिन वीडियो बना दिया, 2-4 क्वेश्चन उसमें ज़्यादा ऐड करके 2 दिन का डेट डाल दिया। तो अगर मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नाम की बुक को किसने लिखा? सलमान रुश्दी। फिर पूछा था, आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने कौन? बजरनी बेनेडिक्टसन। फिर पूछा अभी 2023 में ACM टर्निंग अवार्ड मिला था AV विगडरसन को, और इसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फिर पूछा, भारतीय सेना ने कहां पर स्वदेशी टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली जिसका नाम है मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, इसको लॉन्च किया या इसका परीक्षण किया? तो राजस्थान में। फिर पूछा, विश्व कला दिवस मनाया 15 अप्रैल को। फिर पूछा, अभी किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो रशिया ने। फिर पूछा, अभी किसने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो जोनाटन क्रिस्टी ने। ये इंडोनेशिया के हैं। फिर पूछा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन सा रहा? अमेरिका का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर पूछा, T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए कौन? रोहित शर्मा। और आखिरी प्रश्न पूछा, जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? नेपाल में। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था, अभी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा किसने की, शुरू किसने की? तो मध्य प्रदेश ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।